हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बजट रिलेटेड एक सीरीज को स्टार्ट की थी जिसपे हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। नॉट लाइक अदर्स की जैसा बजट में उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। बट इस सीरीज में हम क्या कर रहे थे, जैसे कि आपने पहले लेक्चर्स को देखा होगा कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स के बारे में एलोकेट कर रही है ना फंडिंग, तो उस स्कीम्स के बारे में भी हमने डिटेल एनालिसिस किया है कि कब उसका फाउंडिंग डेट है और क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए गए हैं। जैसे पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल फिजिकल कैपिटल के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे सारा कुछ आपको। और कई सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में इन्होंने बताया है, और अप्रेंटिसशिप्स के बारे में, जो जो अप्रेंटिसशिप कहते हैं, राइट, उसके प्रोग्राम के बारे में इन्होंने कई सारे जो है फंड्स को अलोकेट किए थे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उस स्कीम्स के बारे में भी मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको जब बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस बजट। ओके, क्योंकि ये आपको एक कॉमन मैन के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं। क्योंकि बजट में क्या होता है, डायरेक्टली अनाउंस कर दिया जाता है कि हम इस स्कीम को इतना अलोकेट कर रहे हैं और इतना इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो लोगों को पता नहीं है कि स्कीम आई थी क्यों, राइट, लाया गया क्यों था इसे, और क्या किसके लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और कई सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारे एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ा रखे हैं वहाँ पे, जो कि आपके एंट्रेंस लेवल एग्जाम में क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो रिगार्डिंग फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे विद इन 30 मिनट्स। ओके, और हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर मैथ्स के जो एक्सपर्ट एजुकेटर उनके द्वारा, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है दोस्तों, किस तरह से आप एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, बजट एनालिसिस, फोर्थ पिलर आप समझ सकते हैं इसको। सो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इन द सेंस, देखिए, जो पैसा जो मनी लगाया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एजुकेशन को लेकर या उसके वेलफेयर एक्टिविटीज़ को लेकर, ओके, और उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर, तो जितना भी पैसा लगाया जाता है ना, इन चीज़ों को हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से कहते हैं। क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे इनके स्किल्स के पर, इनके एजुकेशन के पर, दे विल ग्रो अप, दे विल स्टडी वेल, दे विल गेट जॉब्स, दे विल इन रिटर्न गिव टू द गवर्नमेंट एज इन टर्म्स ऑफ टैक्स, नथिंग बट। ओके, सो उनकी साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी होगी और गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू आएगा। तो इसी के जो पिलर है, सॉरी थोड़ा गला मेरा खराब है, तो आपको बीच बीच में थोड़ा मैं पास लूँगा। ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो आज जो फोर्थ पिलर है वो री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल के पर रहेगा। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल, बेसिक से शुरुआत करेंगे, एजुकेशन। ओके, जब तक एजुकेशन नहीं रहेगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट किस तरह से मिलेगा। ओके, तो आपके स्किल्स किस तरह से बढ़ेंगे। जब आप कोई सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आपको स्किल्स बढ़ाकर क्या फ़ायदा। तो इन्होंने बजट में क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों कि जो नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, तो उन्होंने जब वादा किया था कि मोर देन 15,000 स्कूल्स को ये लोग जो स्ट्रेंथन करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स जितने भी वहाँ पे सिलेबस है, वहाँ का जो टीचिंग क्वालिटी है, ये सारा कुछ इन्होंने इम्प्रूव करने का वादा किया था। तो बजट में सेम इन्होंने रिपीट किया है फिर से। ओके, और कई सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर टीचिंग क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी और मेंटोरिंग होगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी नोटेड डाउन। प्रॉपर मेंटरिंग दी जाएगी फॉर टीचर्स के लिए कि आप किस तरह से इंटरैक्टिव तरीके से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। वो भी इन्होंने इस पॉलिसी के तहत ला दिया गया था, बट दे आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग, दे आर अलोकेटिंग द फंड्स फॉर देम टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। ओके, और 100 न्यू सैनिक स्कूल्स भी सेटअप करने का इन्होंने वादा किया है। सैनिक स्कूल्स आप जैसे जानते हैं, जो कि एनजीओज के द्वारा पार्टनरशिप रहते हैं, तो इनके द्वारा जितने भी बच्चे हैं, ऑर्फन्स और जितने बच्चे रहते हैं, तो उनको इस स्कूल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स को ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो 2019-20 में अगर बात करें, तो उन्होंने एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम सेटअप करेंगे बोल के इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके बाद कोई लेजिस्लेशन नहीं लाया गया था। बट नाउ
इस बजट में निर्मला सीतारामन जी ने क्लियरली मेंशन किया है कि इस साल हम एक लेजिस्लेशन लेकर आएंगे, एक प्रॉपर एक्ट लाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि हायर एजुकेशन के अंदर एक 4 अम्ब्रेला बॉडीज रहेंगी जो कि एक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए काम करेगी, एक रेगुलेशन के लिए काम करेगी, और दूसरा जो है फंडिंग के लिए काम करेगी, राइट। तो ऐसे कुछ बॉडीज रहेंगे। अपने जब हायर एजुकेशन उस वक्त बहुत सारे न्यूज़ पे चर्चा में रहा करता था, राइट। तो अभी इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का इन्होंने वादा किया है, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लाएंगे हम, इसके बारे में इन्होंने वादा किया है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नियर फ्यूचर। वी विल आल्सो गेट टू नो व्हेन द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। उसके बारे में हम उसके कंपोनेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो जस्ट नाउ आप इतना याद कर लीजिए कि अब लेजिस्लेशन आ रहा है। ओके, और 100 सैनिक स्कूल्स भी सेटअप किए जा रहे हैं विद एनजीओज। कभी कभार आपको इस डेटा से भी पूछ लेते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो उन्होंने कहा है कि एक फॉर्मूला, जो फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा दोस्तों, देखिए इतना याद कर लीजिए आप, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ये लोग क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जो जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी इश्यूज हैं फंडिंग रिलेटेड, या फिर कोई फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, ओके, या फिर उनका अपॉइंटमेंट रिलेटेड, या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड, ये सारा कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको पावर दी जाए, ताकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करें। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से लो एफिशिएंसी व्हेन कंपेयर टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहता है, लैब्स ठीक नहीं रहते हैं, अगर लैब है तो वहाँ पे जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहते बच्चों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं रहता है कई सारी यूनिवर्सिटीज में। सारा कुछ आपको एक स्ट्रक्चर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, इसमें इन्होंने बताया। ओके, और इसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएगी दोस्तों लेह में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात की गई थी वो कौन से एरिया में की गई थी। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लेह है। ओके, तो लेह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेह में अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या इंक्लूड किया है फॉर एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है बहुत ही ड्रॉबैक रहती है, बहुत ही लैकिंग रहते हैं लोग एजुकेशन में। तो इन लोगों को आगे लेकर आना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को जो है बनाया जाएगा ट्राइबल एरियाज में। ओके, 750 इन्होंने एकलव्य मॉडल को ऑलरेडी कई सारे ऐसे स्कूल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, बट इसको इंक्रीज किया गया है 750 तक। और जो यूनिट कॉस्ट जो रहेगा ईच स्कूल का वो 38 करोड़ इन्होंने अलोकेट कर दिया गया है। ओके, और 48 करोड़ जो मेनली उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग फोकस करेंगे, जो भी हिली और डिफिकल्ट एरियाज रहेंगे, जैसे कि कई सारे ट्राइबल, हिमालयन ट्राइबल एरियाज मिल जाएंगे आपको उत्तराखंड वहाँ पे के, और कई सारे बिहार जो हिली टराइंस पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वेरी डिफिकल्ट है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट। तो उन लोगों के लिए 48 करोड़ अलोकेट किया गया है। ओके, एंड फॉर दिस पीपल फॉर यूनिट कॉस्ट विल बी 38 करोड़। ओके, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी लाए गए हैं, जो भी मैट्रिक में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनका जो स्कोर, इनका मार्क्स जो अच्छे रहते हैं, तो उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, ताकि वो पीयूसी जो इंटरमीडिएट कहते हैं वो कंप्लीट कर सके, उनका ग्रेजुएशन के लिए मदद हो। ओके, एंड दे वांटेड टू डू एनी अदर कोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजुएशन, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, बट ओनली फॉर द एससी पीपल्स। ओके, और सेंट्रल असिस्टेंस कितना अलोकेट किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ओके, तो कई सारे बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स में आपको क्या करते हैं, जो अलोकेशन रहता है ना, अलोकेशन अमाउंट आपको पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कितना अलोकेट किया, 1.68 लाख करोड़। हेल्थ के लिए कितना अलोकेट किया, 2.27 लाख करोड़। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो जो एजुकेशन फॉर एससी पीपल एंड एसटी पीपल के लिए 35,219 करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको टोटल 6 ईयर्स पीरियड, टाइम पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही ये लोग सारा फंड्स दे देंगे। फ्रॉम 2025 से लेकर 2026 फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा ये। ओके, उसके बाद 6 ईयर्स तक चलेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे विल रिलीज ट्रांच। ओके, सो वन ब्लॉक में आपको ये पैसा रिलीज किया जाएगा। तो इससे माना जा रहा है कि 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को फायदा होगा इस जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से लेकर, या कई सारे जो स्कीम्स इन्होंने लाए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपको इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगी, राइट। तो बजट में तो कई सारे बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बट जब ग्राउंड रियलिटी आते हैं तो न जाने कई सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो स्किलिंग रिलेटेड अगर आप देखें
तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया बच्चों को, बट उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट हो। ओके, आज अगर आप देख रहे हैं कई हजारों लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हर एक स्टेट से, बट उसमें से 10% या फिर मान लीजिए 5% ही हो गया अभी, सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट नो व्हाट इज इंजीनियरिंग, दे डोंट नो अबाउट इंजीनियर। तो डिफरेंस आप समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दे आर जस्ट नो व्हाट इज इंजीनियरिंग, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज इंजीनियर। ओके, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए मैच करें, राइट? आप जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में से कुछ अलग पढ़ते हैं, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग रहता है, तो स्किलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो स्किल डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या है, 2016 में ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, एक्चुअली एक अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया गया था, तो उसके तहत उसको फाउंड किया गया था। तो इसमें क्या करते हैं लोग, यूथ जो रहते हैं ना, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है आपको। ओके, तो अभी जो बजट में इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो NATS हम कहते हैं, जो कि पोस्ट एजुकेशन, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स को जो है ट्रेनिंग देते हैं, तो ओवर 3000 करोड़ इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आगे चलकर जितने भी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं अभी इंजीनियरिंग रिलेटेड या डिप्लोमा होल्डर्स रिलेटेड, उनको प्रॉपरली इंडस्ट्री रिलेटेड स्किलिंग प्रोवाइड की जाए। आज जो एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ना, तो बेसिकली उनके पास लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, ऐसा नहीं कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि they have knowledge but they don't know how to utilize in the ground reality. Okay, they have studied about many molding machines in their engineering, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। okay, they have studied about many engines के बारे में, pistons और किस तरह से जो शॉक ऑब्जर्व्स काम करते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने देखा होगा, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में इंडस्ट्री में किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है, राइट? तो इन्होंने गवर्नमेंट एक्चुअली 2016 में ही इसका प्लान था आपको। ओके, तो इसको निकालने का इन्होंने वादा किया, और कई सारे कंट्रीज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है दोस्तों, जैसे UAE हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया आई थिंक, उनके, क्योंकि UAE भी कई सारे ऐसे स्किल क्वालिफिकेशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस दी जाएगी उनको। हाँ, जापान, नॉट साउथ अफ्रीका, सॉरी आई फॉरगॉट, जापान के साथ इन्होंने कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोल के एक निकाला था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें क्या है, कई सारे स्किल्स, टेक्निक, नॉलेज को ये लोग शेयर करते हैं अपने इंडियन यूथ के साथ। तो सारा कुछ आपको इस स्कीम के अंदर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी स्कीम के बारे में आ गया है, तो एग्जामिनर को अभी सोच में लगेगा हो, चलो भाई हम पूछते हैं अभी स्कीम के बारे में क्या क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, तो पहले मैं आपको जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, राइट? तो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और इसके बाद हमने कई सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, बट इसके तहत आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके ऊपर ही अलग ही लेक्चर बनाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देता हूँ। ओके, तो NEP 2020 जब लाया गया था, तो इनका मेन मकसद यही था कि एक इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए। क्लियर आपको? जिस तरह से हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं अभी प्रेजेंटली, उसको इम्प्रूव किया जाए, इनका मेन मकसद था। इससे पहले भी आपको कई सारे एजुकेशन पॉलिसीज लाए गए थे। 1968 में एक लाया गया था, फिर इसके ठीक 10-20 साल के बाद 1986 के एक पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद अभी 2020 में लाया गया, तो देयर विल बी ह्यूज गैप। हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है बहुत कुछ चेंज हो चुका था उसमें, हमारे इंडस्ट्रीज कहीं आगे बढ़ चुके थे, हमारा जो स्किलिंग एक्ट जो रिक्वायरमेंट था वो भी कहीं कई दशक आगे बढ़ चुका था, बट हम सिर्फ वहाँ पे हमारा जो एजुकेशन था वहीं पे अटक के था। तो सॉरी दोस्तों, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया ना, मेरा गला थोड़ा ख़राब है जी। तो 1986 में पॉलिसी लाई गई थी, उसके बाद अभी लाया गया था, राइट? तो इतना गैप के बाद कई सारे चेंजेस लाने पड़े एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो 10+1 2 कहा जाता है, उसको भी इन्होंने निकाल दिया, राइट? अभी 5+2+2+2 इस तरह से कर दिया है इन्होंने। तो ये जो कमिटी थी जो इसको रेकमेंड किया था, उसका नाम था, उनका नाम था कस्तूरी रंगन थे। ओके, तो इन्होंने कमिटी को हेड किया था और एजुकेशन पॉलिसी को इन्होंने रिकमेंड किया। 2017 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस कमेटी को, और उनका अपनी रिपोर्ट जो 2019 में ही लोग दे दिए गए थे, और उसको प्रॉपरली स्टडी कर गवर्नमेंट एक एजुकेशन पॉलिसी डेवलप कर दी गई 2020 में।
तो इस कमेटी का चेयर हेड को आप याद कर लीजिए, इनका नाम है कस्तूरी रंगन जी। ओके, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेनली आपको एलिमेंट्री और यूनिवर्सिटी रिलेशन जो रिलेटेड है उसको ज़्यादातर कवर करती है ये, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से बच्चों को प्रेशर किया जाता है, राइट, किस तरह से उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, तो सारा कुछ हटाकर इन्होंने नया पॉलिसी लेकर आए। ओके, तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन रहेगा दोस्तों, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक। तो 2030 तक इनका टारगेट है कि 100% एनरोलमेंट रेशियो रहेगा स्कूल एजुकेशन में। जितने भी बच्चे हैं रिलेटेड टू फार्मर्स या रिलेटेड टू कोई भी जितने बच्चे हैं, तो सारे बच्चों का एनरोलमेंट कराएंगे 2030 तक। ओके, और जो 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल अभी आ गए हैं, ओके, ड्यू टू द कई सारे इश्यूज होंगे आपको, पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, अभी पैंडेमिक भी आ गए, तो उन लोगों को भी जो है वापस स्कूलिंग सिस्टम में जोड़ने का इन्होंने वादा किया है। अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है ना, 1 से 10 क्लास तक पढ़ो, उसके बाद 2 साल इंटरमीडिएट करो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जाओ, उसको हटा दिया गया है। अभी इसका जो करिकुलम स्ट्रक्चर रहेगा 5+3+3+4। क्लियर आपको? ओके, सो 5+3+3+4 रखा जाएगा। तो आप कंप्लीटली 10+2 का माइंड में से हटा दीजिए, अभी कंप्लीटली नहीं है वो। ओके, कभी कई सारे लोग कहते हैं आज भी 10+2 बोल के, नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड एंड इट कम्स विद द 5+3+3+4। ओके, तो अगर उसके बाद की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है, तो उन्होंने क्लास 10 और 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को ईजियर बनाने के लिए कहा है, और उन्हें कई सारे ऐसे गाइडलाइंस लाए गए हैं बच्चों के लिए कि जो उनकी स्कूल बैग्स रहते हैं उनके बॉडी वेट के 10% से ज़्यादा ना हो, और सैटरडे संडे उनको जो है विदाउट बुक्स स्कूल को बुलाया जाए, ताकि एक एक्टिविटीज़ की जाए उनके साथ और प्रॉपर इंटरेक्शन हो, ताकि बच्चे भी दिल उनका लगा रहे स्कूल में, और उनके साथ भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। जितना पढ़ेंगे आप थ्योरी पार्ट, उतना ज़्यादा नहीं चढ़ेगा जितना आप वीडियो देखेंगे। इस तरह से कई सारे स्कूल गवर्नेंस को चेंज करने की इन्होंने बात की है। ओके, और ज़्यादातर इन्होंने फाउंडेशनल के ऊपर फोकस किया है दोस्तों। जब फाउंडेशन अच्छा रहेगा ना, तो आगे चलकर ये लोग दे विल गेट इनटू मेनी अदर एक्टिविटीज़। ओके, तो कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा है, और एकेडमिक वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड द एजुकेशन पॉलिसी। और हायर एजुकेशन की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि 2035 तक ये लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे 50% तक। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप। स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मिलेगा। वही हायर एजुकेशन की बात करें, दैट इज आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, so they are promising 50% enrollment ratio by 2035। okay, और ये जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन रहेगा ये आपको फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको विद 3 और 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, और अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। तो इससे पहले क्या हुआ करता था, सपोज इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, तो इंजीनियरिंग में 4 साल का रहता है ना कोर्स, तो पहले अगर आप बीच में से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो उतने साल आपने वेस्ट कर दिया है, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, आप कंप्लीट 4 साल करना पड़ेगा, आपके जो सेमेस्टर्स के जो एग्जाम्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, बैकलॉग से, तो जब जाकर आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी। तो अभी क्या है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आपको दे दिया गया है। 3 साल के बाद आप एग्जिट करना चाहते हैं कुछ इश्यूज की वजह से, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशन 3 साल की मिल जाएगी जितना आपने पढ़ा है। दिस इज़ वेरी जो है इफेक्टिव थिंग जो मुझे लगती है इस स्कीम में लाया गया है। जब मैंने पढ़ा था इस स्कीम के बारे में तभी मुझे अच्छा लगा था इस स्कीम के बारे में, जब हम कर रहे थे तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। ओके, और जो क्रेडिट्स जो ये लोग देते हैं ना, एकेडमिक क्रेडिट्स, वो भी ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि 3 साल आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में किया, 1 साल आप दूसरी कॉलेज में करना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी, और जितने क्रेडिट्स आपने कमाए हैं ना हर सब्जेक्ट के लिए वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। ओके, सो दिस आर द फ्यू बेसिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, तो इसके बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी बन जाता है। तो मैंने आपको रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और डिटेल एनालिसिस भी हो जाएगी हमारी, तो इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो लेट्स मूव ऑन। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें, ओके, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या प्रोविजंस बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन रिलेटेड। तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 13 है, जो बेसिकली आर्टिकल 40 के बाद से आपको डीपीएसपी लग जाएगा। ओके, सो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि स्टेट को ऐसे पॉलिसीज लाने चाहिए, ऐसे जो है राइट्स और नॉट राइट्स, ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लाना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए बेसिकली, ताकि
फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें आप विद इन 6 to 14 ईयर्स, ओके। और 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कहते हैं, 1976 में जो इसे लाया गया था। 1 मिनट दोस्तों। जी दोस्तों, 1976 में जो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं, तो इन्होंने एजुकेशन जो है पहले स्टेट सब्जेक्ट था, अभी इसको इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट भी कर दिया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना सकें और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव कर सके, ओके। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एजुकेशन को भी एक इन्फोर्सेबल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक स्टेट पीएससी एग्जाम ने मैंने देखा था कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है एजुकेशन को इन्फोर्सेबल राइट बना दिया गया था, मेंशन किया था उन्होंने। एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। द आंसर विल बी 86, ओके। तो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्लियर हो गया आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना डिटेल एनालिसिस कहीं पे नहीं मिला होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी पढ़ लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, एंड वी हैव रिलेटेड दिस बोथ विद द बजट आल्सो, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो मैं आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, राइट, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी बजट में क्या अनाउंस किया था इन्होंने कि 3000 करोड़ प्रोवाइड करेंगे लोग इनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली स्कीम क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनका जो रहेगा 2020 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि अप्रेंटाइज जो रहते हैं ना, वो 2.5 लाख से लेकर 50 लाख तक ये लोग ट्रेन करेंगे इन डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर, नॉट इन वन ट्रेनिंग सेंटर, ओके। कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे ऑल इंडिया में। तो इनका टारगेट ये था, बट अभी इसका टारगेट फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने मोर एक्स्ट्रा फंडिंग अलोकेट की गई थी, ओके। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल माना जाता है दोस्तों हमारे इंडिया में, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ स्कीम्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। कई सारे लोग जो है एजुकेशन होते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, बट प्रॉपर स्किल्स नहीं रहते हैं। तो इस ट्रेनिंग में आपको इंडस्ट्री लेड जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर आपको फिजिकली और जो है दिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है आपको किस तरह से आपको कंपनी में काम करते हैं लोग, ओके। एंड इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपको स्टाइफंड भी देते हैं जो लोग काम करते हैं ना, मिनिमम 1500 स्टाइफंड इन्होंने रखा है पर मंथ पर एम्प्लॉयर्स को, ओके। और इसका जो स्टाइफंड का खर्चा है ऑब्वियसली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बांटा जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको स्टेट के द्वारा ही किया जाएगा। और इसके साथ साथ इन लोगों को कई सारे ट्रेनिंग कॉस्ट भी दिए जाते हैं और बेसिक अलेवेंसेस भी दिए जाते हैं, ओके। एंड जैसे इन्होंने मेंशन किया है, आप इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, कि कितने आवर्स को या फिर कितना पैसा दिया जा रहा है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि स्टाइफंड आपको मैक्सिमम 1500 दिया जाएगा पर मंथ पर स्टाइफंड को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बेसिकली इनका मकसद ही ये रहेगा कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि इनके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। बस इतना ही रहेगा स्कीम के बारे में, ज़्यादा नहीं है। आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ही से ही आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा जो पिलर 4 आज रहा है, जो कि हमने डिटेल एनालिसिस की है, आपको पसंद आया होगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको पिलर 5 के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, वहाँ पे क्या इन्होंने जो है बजट के लिए क्या मेंशन किया है, उसके रिलेटेड क्या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसके पर भी मैं आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।